कूद उठी। उसके गाने के बोल सुन माँ अचंभित रही, चौंक गई। गाने के बोल थे, आंख मारे वो लड़का, आंख मारे। माँ ने कहा, क्या कि क्या सीख आई हो, कहाँ से सीख आई हो? नन्ही बोली, विद्यालय से। मेरे विद्यालय में सालाना वार्षिक उत्सव जो हो रहा है, मुझे उसी पर नृत्य करना है। माँ का अचरज पर नन्ही से क्या कहती, खामोश रही। अगले दिन माँ विद्यालय पहुंची। कुछ निर्णायकगण, कुछ वहाँ के ट्रस्टी और प्रधान अध्यापिका से चर्चा की और अंत में उनके निर्णय उपरांत माँ पुनः शांति से घर आई। जब अगले दिन वही नन्ही वही बस से उसी समय पर नाचती गाती उतरी, तो उसके गीतों के बोल कुछ बहुत ही अलग थे। नन्हा मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सुंदर संस्कार को परिभाषित करती हुई आपकी रचना बहुत ही अच्छी थी। और इसके बाद मैं मंच आमंत्रित करना चाहूंगी स्वर्णा जाधव। इसके बाद उस लघु कथा पे बोलेंगी वो। अच्छा, मतलब एक साथ नहीं करना है। अरे भाई, आप फोटो के लिए उतना परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। मोबाइल में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि कब किधर भाग जाता पता नहीं चलता। मंच को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन। जैसा हम लोग जासूसी उपन्यास के बाद सीधे आ गए हैं लघु कथा पे। लघु कथा का 3 महत्व चीज है। क्यों कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है ना। और अगर आपका दूसरा दिन आता है तो उसको आपको फ्लैशबैक में ले जाना होगा, जिसकी वजह से आपकी ये लघु कथा खारिज की जा सकती है। बहुत सुंदर इन्होंने डॉक्टर जी ने इनका अवलोकन किया पूर्णिमा शर्मा जी का। तो मैं पुनः बुलाना चाहूंगी स्वर्णा साहब जी महाराज, आप अपनी लघु कथा को। दोपहर का फिर से नमस्ते। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कड़वा सच। कल आप लोगों की मदद करने हेतु शहर से कुछ लोग आएंगे। आप लोग सुबह 10 बजे नेताजी स्कूल में आ जाना, मिस्टर पाटिल ने कहा। विपदा आने पर हर कोई मदद चाहता है, मगर मदद शब्द सुन के किसी को खुशी नहीं हुई। माला ने कहा, मैं नहीं आऊंगी। एक रात में उन सब का नसीब बदल गया था। किसानों की बस्ती थी, मेहनत करना, फसल उगाना, उससे वे पेट भरते थे। लेकिन लगातार बारिश बरसने से बरसात ने पानी के साथ साथ दुखों की भी बरसात की। बस्ती के पीछे होने वाला पहाड़ ढह गया और उसके मलबे के नीचे बस्ती दब गई। कुछ भी हाथ नहीं लगा। बहुत सारे लोगों की जान गई, रिश्तेदारों को, पड़ोसों को खोना पड़ा। कुछ लोग बेबस होकर भी जी रहे थे। स्वाभिमान से जीने वाले को लाचार होकर जीना पड़ रहा था। तभी मदद करने हेतु शहर से आए हुए कुछ लोग मदद करते थे, मगर मदद करते वक्त फोटो निकालकर समाचार पत्रों में, टीवी पर दिखाते थे। यह जानकर बस्ती के लोग नाराज हो गए थे। कहते हैं कि लोग दान करें तो इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मगर यहाँ तो मदद करने पर ढोल पीटा जाता है और लगता है जैसे भीख दे जा रहे हैं। यही बात माला को अखर गई और वो कह रही थी कि मदद देने में नहीं आऊंगी, मदद देने में नहीं आऊंगी। धन्यवाद।
बहुत सुंदर सुवर्णा जादव जी। अब रिजल्ट तो निकाल के दिनेश चंद्र प्रसाद जी। दिनेश चंद्र प्रसाद। नमस्कार। लघु कथा का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। आनंदपुर गांव के बाजार में रामचंद्र हलवाई की मिठाई की दुकान है। दुकान बहुत ही चर्चित है। हर तरह की मिठाई इस दुकान में मिलती है। पितृपक्ष के दिनों में बगल के गांव के एक धनी संपन्न व्यक्ति दीनानाथ रामचंद्र की दुकान पर आए। दुआ सलाम के बाद रामचंद्र ने पूछा, दीना भाई आज कैसे इधर आना हुआ? कभी आप मिठाई तो लेने आते नहीं हो, आज कैसे आ गए? दीनानाथ बोले, अरे रामचंद्र भाई, अगले रविवार को पिताजी के स्वर्गवास की वार्षिकी है, उसी में लोगों को खिलाना है, तो उसमें कुछ तो मीठा होना ही चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उसी के लिए मिठाई का बयाना देने आया हूँ आपके पास। पंडित जी ने कहा है कि जो सामान तुम लोगों को खिलाओगे स्वर्ग में वही उन्हें मिलेगा। बहुत अच्छी बात दीना भाई, पर आपके पिताजी जब जिंदा थे तो एक दिन भी मुझे लिए आप मिठाई नहीं लेकर गए, जबकि कई बार वो मेरे दुकान पर आते थे और मुझसे मिठाई मांगकर खाते थे। मैं उनसे कभी पैसा नहीं लेता था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। शायद ये बात आपको नहीं मालूम, और आज जब वो नहीं है तो तुम उनके नाम पर लोगों को मिठाई खिलाते हो। ये कैसा तुम्हारा पितृ प्रेम है? जीते हो जी कुछ खिलाया नहीं, एक एक चीज़ के लिए तरसाया। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो बिक्री करने से मतलब है। कौन सी मिठाई कितनी चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं तैयार कर दूंगा। उस रोज आकर ले जाना, चाहे किसी को भेज कर मंगवा लेना। दीनानाथ हकबक होकर रामचंद्र की तरफ देखता रह गया। बहुत सुंदर दिनेश चंद्र प्रसाद जी ने अपनी विचारों को प्रस्तुता में दिया। अवलोकन के लिए डॉक्टर विवारानी जी। लघु समय में समीक्षा की जाए, अलग से करता होना चाहिए, तो जब तक आप हो तब तक लेकिन आप इसका शीर्षक जरूर बदलिए, इतना बात जरूर कहेंगे और आप कथानक अच्छा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लघु कथा सत्र में अब अगले लघु कथा वाचक का मूल्यांकन पंडित शशिकांत मिश्र जी आइए। तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए इनका। आप तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है या तो आप खो गए हैं या सो गए हैं। मंचासीन पदाधिकारी एवं दूर दूर से आए मेरे साहित्य सम्मेलन के दोस्तों, मैं सबको नमन करता हूँ। मैं लघु कथा में मजा के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। एक राजा थे जिनकी 3 लड़कियाँ थी। एक दिन उन्होंने तीनों लड़कियों को बुलाया और पूछा कि बेटी, इस दुनिया में मजा कौन चीज में है बताओ। पहली लड़की से पहली लड़की बोली कि पिताजी, शराब में बहुत ज्यादा मजा है। उन्होंने पूछा कि कैसे मजा है शराब में बताओ। लड़की ने जवाब दी कि एक शराबी 4 बजे शाम में बाजार जाता है और जाकर के शराब इतना पीता है कि उसका शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है और नाली में गिर जाता है, गंगा की नाली में, और गिरे गिरे उसको सुबह हो जाता है
और सुबह में जब उठता है तो देखता है कि पूरा देह लगाया हुआ है। सुबह में स्नान करके खाना पीना खा करके फिर 4 बजे वही काम करता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी मजा है तो शराब में। दूसरी लड़की से पूछा कि बेटी तू बताओ कि मजा कौन चीज में है। उसने बताई कि पिताजी मछली में बहुत ज्यादा मजा है। उसने पूछा कि कैसे? अतः एक मछली खाने वाला आदमी बाजार जा रहा था और गंगे की नाली में एक कुत्ता मरा हुआ था। उसको मछलियां नोच नोच कर खा रही थी और वो जा रहा है और बाजार से मछली ही खरीद कर लाता है और फिर उसी में लगा रहता है। इसलिए सबसे बड़ा मजा मछली में। राजा ने तीसरी लड़की को बुलाया और पूछा कि बेटी बताओ मजा तुम्हारे नजर में किसमें है? उसने कहा कि पिताजी मजा सबसे ज्यादा पति के साथ सेज पर है। उसने कहा कि कैसे? तो लड़की ने जवाब दी कि जब औरत की शादी होती है और जब वो गर्भ धारण करती है उसके बाद उसको प्रसव पीड़ा जब होता है तो बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव करती है और वो सोचती है कि आज के बाद मैं पति से कभी नहीं मिलूंगी। और वही प्रसव पीड़ा समाप्त होने के बाद 3-4 महीने के बाद फिर पति से उसका लगाव बढ़ जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा मजा पति के साथ सेज पर। धन्यवाद। लघु कथा में काफी बरिष्ठ है, आपको क्या चाहिए? लेकिन 3-4 महीना दूसरे दिन के बाद लघु कथा तो एक क्षण की बात, एक क्षण की घटना पर बात हो सकती। घर के जीवन ऐसे ही आपातकाल के समय में काम आते हैं। पिताजी ने कहा तो चेहरे पर बिना कोई सेकंड लिए माँ ने अपनी हंसली उतारी और मेरे हवाले कर दी। माँ के साथ मैं भारी मन से सुनार के पास जाकर हंसली बेच आया। फीस के पैसे मैंने अपने पास रखे, बाकी पिताजी को लौटा दिए। पिताजी के चेहरे पर जो संतोष के भाव मैंने देखे उससे मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ आया। मैं अगले दिन धनराशि लेकर कॉलेज पहुंचा और फीस भर दी। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि पिताजी का संबल बनूंगा। मैंने नगर से काफी अच्छी पढ़ाई की और वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ। इसके बाद मैं रेलवे में इंजीनियर बन गया। मगर सोचता हूं कि पिताजी ने उस दिन हंसली का बलिदान मेरी फीस के लिए न किया होता तो शायद मैं रेलवे में ऑफिसर न होता। पिताजी को सत नमन करता हूं। आकाश की ऊंचाइयों को छूने के बुलंद रागों की जो प्रेरणा पिताजी ने मुझे दी, मैं उसके सामने नमन। कालखंडों से इसलिए कि दूसरे दिन की बात और इंजीनियर बन जाने की बात, अगर आप उसको फ्लैशबैक में ले जाते तो लघु कथा में बात हो पाती। लघु कहानी है आपकी, बहुत सुंदर कहानी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और लघु कथा सत्र में अगले कथा वाचक को मैं बुलाना चाहूंगी मीरा प्रकाश, श्रीमती मीरा प्रकाश जी मंच पर आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। तालियों के साथ इनका सम्मान करें। नमस्कार मंच पर सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। और गणमणि जी ने जो उस समय एक बात कही थी कि विभा रानी दीदी का मतलब एक नाम आया था कि जो लघु कथा सीखने के लिए, तो वही सीखने में ही मेरा ही नाम था और मैं उसी पर पसंद नहीं आया। रेखा ऑटो चला रही थी और ऑटो चलाते चलाते वो अपने खो गई। रेखा ऑटो चलाते चलाते ही अपने धुन में खो गई। उसे याद
वो बीती बात उसे याद आने लगी, अपने पुराने ख्यालों में चली गई कि वो कितनी जिद करके राजेश से ऑटो चलाना उसने सीखा था। और जिस उसका पति राजेश ऑटो चलाता था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और भरण पोषण सब उसी से हो रहा था। लेकिन अचानक राजेश का एक्सीडेंट हो गया और उसके पहले रेखा ने बहुत जिद की थी कि मैं भी ऑटो चलाना सीखना चाहती हूँ, आपके साथ आपके कामों में हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन गांव की मतलब मर्यादा में रहने के कारण राजेश उसे ये करने के लिए मतलब मना करता था कि आप ये काम मत सीखो, लोग क्या कहेंगे, उनकी पत्नी का कमाई खाता है, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन फिर भी रेखा ने जिद करके ऑटो चलाने का काम सीख ही लिया था, जो कि आज उसे जब राजेश का एक्सीडेंट हो गया और जब घर का खर्च चलाना तो मुश्किल हो गया, तो उस समय फिर रेखा ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और वो ऑटो चलाने लगी और अपना घर का खर्च उठाने लगी। तो ये उसके लिए मतलब बहुत ही अच्छा समय रहा कि अपने पति का फिर मदद करने लगी और अपने घर का खर्च चलाने लगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लघु कथा के माध्यम से आपने अपनी बात रखी। शीर्षक का बंद रास्ते और शीर्षक का मैं भूल गई थी, हाँ वो अपना शीर्षक भी बता रही है, तो बंद रास्ते। डॉक्टर महारानी जी से आग्रह करती हूँ कुछ। वो तो अभी सीख रही है, इसलिए उनका देखिए प्रवेश करो कथा में। चलिए तो ठीक है। आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मधुरेश नारायण जी। तालियों से स्वागत कर दिया कीजिए। हम सीखने ही आए हैं, हम और आप सब एक दूसरे से सीखने आए हैं। कोई कम या ज्यादा किसी को आंकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तालियों से कृपया मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि तालियों से स्वागत तो कर दिया कीजिए। मंच को नमन। सामने मेरा नमन। मेरे प्रस्तुत कथा का शीर्षक है नावक के गीत। नाश्ते के टेबल पर बाप बेटे के बीच किसी मुकदमे से संबंधित देने वाली दलीलों पर बात हो रही थी। बेटी अपने बड़े भाई की तरह कानून की पढ़ाई अपने जिद से कर रही थी। बड़े गौर से उन लोगों की बातें सुन रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही। आपसी बातें जब समाप्त हो गई और लोग नाश्ता कर न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बेटी से नहीं रहा गया। वो पिता के कमरे में जाकर पिताजी से कुछ कहने लगी, जिसे वो अनमने ढंग से सुनते जा रहे और जाने की तैयारी में लगे रहे। बाप बेटे न्यायालय के लिए निकल गए, साथ ही बेटी भी विश्वविद्यालय के लिए निकल गई। शाम में यूं ही पिता घर आए, वो अपनी बेटी को आवाज देने लगे। पत्नी भी दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे से बाहर है। पिता ने बेटी को गले लगाते हुए भरे गले से कहा, बेटी, यदि तुम मुझे अपनी दलीलों से अवगत न कराती और मैं उन दलीलों को न्यायालय के समक्ष न रखता, तो निश्चित रूप से मैं ये मुकदमा हार जाता। तुम्हारी अनदेखी करने के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बेटे ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये सब आपसे ही तो मैंने सीखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश नारायण जी और रानी जी अवलोकन के लिए।